बीमारियों की बात करके चलूं, कई लोगों को अलग अलग बीमारी है, क्या उसके लिए भी कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेज प्राणायाम वगैरह होते हैं? राइट। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बीमारी है क्या। अच्छा, कईयों को ना मल्टीपल डिजीजेज है, बैक पेन भी है, नी पेन भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है। अब ऐसे में भी देखना होता है, इसके लिए चाहिए होता है एक अच्छा योग गुरु जो इस डेप्थ को समझे और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास डिजाइन करे और आपको क्लास कराए। जैसे मैं एक मोटी बीमारी लेता हूँ, सर्वाइकल। अगर किसी को सर्वाइकल है और वो सूक्ष्म व्यायाम अच्छे से करे, प्लस सूक्ष्म व्यायाम के अलावा वो मरकट आसन करे, भुजंग आसन करे, आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी फोटोज तो मिल ही जाएगी। अगर वो सूक्ष्म व्यायाम करे, मरकट आसन करे, भुजंग आसन करे, शल्वासन करे, प्लस बैठ करके अर्धमश्चेंद्र आसन करे, तो वो सर्वाइकल से पूरी तरह से बाहर आ सकता है। 20 साल पुराना क्यों ना हो। किसी को सर्वाइकल की वजह से अब सर भारी होता है, चक्कर आता है, फेंट हो जाता है, वो भी ठीक हो सकता है। जिसको हम्प निकला हुआ है वो भी अगर ऐसी मेहनत करे, प्लस एक तेल आता है पतंजलि का ही, पीड़ा नील, अगर उससे हल्के हाथ से गोलाई में मालिश कर ले अपने हम्प की, तो वो भी ठीक हो जाता है। सर्वाइकल का इस तरीके से ठीक होता है। इसमें अनुलोम विलोम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अनुलोम विलोम वात पित्त कफ त्रिदोषों को बैलेंस करता है। वात में आते हैं जितनी भी बॉडी पेन है, पित्त में आता है जितना भी इन्फेक्शन है, लाइक ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, कफ में आता है साइनस, अस्थमा, कोल्ड कफ टाइप ऐसा कुछ। तो ये त्रिदोषों को बैलेंस करता है अनुलोम विलोम। आसन के साथ अगर आपने प्राणायाम को ऐड ऑन कर दिया, तो आप 1 महीने मैक्सिमम 3 महीने, मेरे गुरुजी कहते हैं पहला जन्म होता है माँ की कोख से, दूसरा जन्म होता है योग से। अगर 9 महीने में एक बच्चे को हम जन्म दे सकते हैं, इस दुनिया में ला सकते हैं, तो बीमारी कितनी भी बड़ी है 9 महीने में वो भी पूरी तरह से हील हो सकती है, एक नए शरीर का निर्माण हो सकता है। किसी को बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी और बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो भी 9 महीने, 9 महीने में आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। तो आपको इस तरीके से डिजाइन करना होता है कि सर्वाइकल है तो कौन से आसन। सेम अगर आपको शुगर है, तो शुगर में आपको ये जानना पड़ेगा सेंटर पॉइंट है क्या। तो शुगर में सेंटर पॉइंट है स्टमक, इंसुलिन, पेनक्रियाज, वहां पे बात आ जाती है। तो आपको जानना पड़ेगा कि पेट संबंधी आसन कौन से हैं जो हमारा इंसुलिन बनाने लगेंगे, हमारे पेनक्रियाज को एक्टिव कर देंगे। तो वो है मंडूक आसन, वो है धनुरासन, उत्तान पाद आसन, अर्धमश्चेंद्र आसन, प्लस कपालभाति और अनुलोम विलोम। आपको इस तरीके से चार्ट को समझना होता है और पॉइंट टू पॉइंट अपने ऊपर काम करना होता है। अगर आपने ऐसे किया तो ये पक्की बात है कि योग से बीमारी ठीक होती है, और मैंने सैकड़ों लाखों लोगों की कराई है। और मेरे से भी ज्यादा तो एक से एक योग गुरु बैठे। स्वामी रामदेव जी ने घर घर तक योग पहुंचा दिया। पहली बार लोगों को पता चला जब ये कहा जाता था दमा दम के साथ ही जाता है, जैसे अस्थमा किसी को होता है तो उसी के साथ ही मरेगा पंप लेता हुआ। लेकिन स्वामी रामदेव जी ने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक करके दिखाया। और उनके बाद हम जैसे बच्चे आए जिन लोगों ने उस चीज को साक्षात देखा, फील किया, खुद की बीमारियां ठीक की और फिर लोगों को ठीक कराया। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि योग बेनिफिट देता है, बीमारी से बाहर निकालता है, मेडिसिन फ्री लाइफ देता है, लेकिन पर्टिकुलर आसन और प्राणायाम आपकी बीमारी के हिसाब से क्या होने चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा। मेरे बेसिकली ना योग के बारे में थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी। बेसिकली मैं रिट्रीट पे गया था, तो वहां पर मेरे को बताते थे, करवाते भी थे। तो उन्होंने मेरे को 2-3 चीजें बोली थी, मैं आपसे पूछता हूँ। पहली चीज, जो भी आसन होते हैं, हर एक आसन किसी ग्लैंड को हिट करते हैं, राइट। जिसकी वजह से वो हार्मोन सिक्रीट होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो जैसे ही आपने बोला कि अगर पेंक्रियाज पे एक्टिव करने के लिए कोई आसन करना है, तो मतलब वो वाला जो पेंक्रियाज के एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, वो सिक्रीट हो गए वो करने से। ऐसे ही होता है। ये ऐसे काम करता है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा और इजी बना देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि योगिक साइंस और मेडिकल साइंस में एक दो चीजों का फर्क है। जैसे मेडिकल साइंस ना उसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करता है टेस्ट के थ्रू, और उसके बाद में उसको हील करता है या फिर ऑपरेट करता है। योगिक साइंस सिर्फ सेंटर पॉइंट देखता है और सेंटर पॉइंट से रिलेटेड आसन जो भी है उसको हील करता है। जैसे अगर किसी को बीपी है, तो बीपी अगर सही से सुनोगे तो बीपी आप में भी है, मुझ में भी है। ब्लड प्रेशर तो है ना, नहीं तो ब्लड फ्लो हो कैसे रहे। लेकिन अगर आपको हाई बीपी है या लो बीपी है तो बीमार हो आप। अगर आपको शुगर का एवरेज ऊपर नीचे है तो बीमार हो आप। अगर थायराइड ऊपर नीचे है तो बीमार हो आप। अगर नींद आपको बहुत आती है या बिल्कुल नहीं आती तो बीमार हो आप। अगर ओवर थिंकिंग है, सोचते ही नहीं हो, कुछ 40 का पौवा पी करके पड़े रहते हो, तो भी बीमार हो आप। लेकिन अगर आप बैलेंस हो, जैसे बीपी आपका बैलेंस है, शुगर आपका बैलेंस है, नींद आपकी बैलेंस है, डाइट आपका बैलेंस है, सोचना आपका बैलेंस है, तो बीमार कहाँ हो आप। और योग आपको बैलेंस करता है। तो योग क्या देखता है, सिर्फ सेंटर पॉइंट देखता है। ना वो कम देखता है ना वो ज्यादा देखता है, वो सेंटर पॉइंट देखता है। जैसे अगर आप अनुलोम विलोम करो, आप कहो लो बीपी है मेरा और मैं कहूँ हाई बीपी है मेरा, हम दोनों को अनुलोम विलोम करना है और दोनों को बैलेंस कर देगा अनुलोम विलोम 1 महीने में खुद से, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट को देखता है। क्लियर हो गया ना। अब अगर किसी को बैक पेन है,
अगर किसी को साइटिका है, अगर किसी को सर्वाइकल है, तो प्राणायाम तो करना ही है क्योंकि वो त्रिदोषों को बैलेंस करेगा। साथ में स्पेसिफिक आसन करने हैं जो उस पॉइंट को हील करेगा। जैसे डॉक्टर क्या करता है, चीरा लगाता है, ऑपरेट करता है या मेडिसिन देकर के उसको ठीक करने की कोशिश करता है। योग में सेंटर पॉइंट को समझने के बाद में उस पे आसनों के थ्रू काम किया जाता है, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी हो जाता है, तो वहां से पेन चला जाता है। क्योंकि पेन हो क्यों रहा है, या तो मसल्स वीक हो गई है या ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा। जैसे आपने आसन किया, वो हिस्से एक्टिव, वो आप ठीक हो गए। बस इसमें कुछ ध्यान रखना है बारीकी की, क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, ठीक है, इसलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतना डीप जाता ही नहीं। देखने जैसा क्या है कि अगर मेरे को पता चल गया कि ये आसन करने इस बीमारी में, चलो जी बहुत इजी हो गया, समझ में आ गया। लेकिन योग में 84 लाख आसन है, जिसमें 84 की बात की जाती है विशेष रूप से, उसमें से भी 8, 10, 20 की खास रूप से बात की जाती है। हर एक आसन पे पीएचडी की जा सकती है, इतनी डेप्थ है उसकी नॉलेज। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 1 घंटे के पॉडकास्ट में पूरा पीएचडी कर लेंगे या उसका ज्ञान दे देंगे। तो आपको ये जानना है कि किसको कौन सा आसन नहीं करना है। करना क्या है तो सारे ही बता रहे हैं ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि घुटनों को बहुत लाइफ टाइम, आपको 100 वर्ष तक अगर आप जी रहे हो, 100 वर्ष तक घुटने को मजबूत रखना है, तो वज्रासन किया करो। जैसा कई लोग बोलते हैं, स्वामी रामदेव जी ने भी कई बार बोला है कि वज्रासन करने से घुटने मजबूत रहते हैं, लेकिन ये आधा ज्ञान है। अब स्वामी रामदेव जी का प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने वो बात बिल्कुल सटीक कही है, लेकिन हम जो सुन रहे हैं वो हम आधा सुन पा रहे हैं। जैसे कि घुटने मजबूत होते हैं वज्रासन करने से, लेकिन जिसके कमजोर है उसको नहीं बैठना, नहीं तो रिप्लेस कराना पड़ेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग करने से, यानी कि हस्तोत्थान और पादहस्तासन करने से कमर में लचीलापन आता है और कमर 100 वर्ष तक मजबूत रहती है, तो ये मजबूत रहती है एक चीज है। अगर कमर कमजोर है तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, डॉक्टर मना करता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि कब मेरा बॉडी कैपेबल है उसको करने के लिए। अगर इतना डेप्थ मैं समझ पा रहा हूँ तो मैं खुद कर सकता हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ तो किन्हीं अच्छे लोगों की वीडियो, अच्छे का सेंस ये है कि आप रिव्यू सेक्शन देखो, आप कमेंट सेक्शन देखो, रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो उनसे क्वेश्चन करो, जवाब मिलता है तो मेहनत करो। अगर ऐसे चलते हो तो योग का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने वज्रासन कर लिया ये सोच के कि घुटने खराब है, डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट बोला है, तो गुरुजी ने कहा था वज्रासन से घुटने मजबूत होते हैं, और आप बैठ गए वज्रासन में, तो आपका 3 महीने बाद रिप्लेस होना था आज ही होगा। ये आपको जानना पड़ेगा।